फ्रेंड्स वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है जनसंख्या संगठन, उसी का आज हम लोग लॉन्ग टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट रूप से कवर किया है। जो भी इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन कवर नहीं किए हैं उसका लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप आराम से कवर कर सकते हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी जनसंख्या संगठन से बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। इससे पहले हम लोगों ने शॉर्ट टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया है, तो आज के इस वीडियो में लॉन्ग टाइप को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से आपका यहाँ स्टार्ट होगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कवर करके रखा है, मतलब हम लोगों ने कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि जनसंख्या और विकास के बीच अंतर संबंधों की व्याख्या कीजिए। यानी जनसंख्या और विकास के बीच क्या क्या संबंध है, यानी ये दोनों के बीच कैसा रिश्ता है, कैसा रिलेशन, उस चीज को व्याख्या करने के लिए कह रहा है, उस चीज पर फोकस डालने के लिए कह रहा है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम आपका क्वेश्चन आया तो आपको लिखना है कि किसी देश की जनसंख्या की वृद्धि वहां के विकास यानी आर्थिक विकास पर धनात्मक तथा ऋणात्मक प्रभाव डालती है। ठीक है, यानी धनात्मक प्रभाव और ऋणात्मक प्रभाव दोनों डाल सकती है। अगर किसी देश की जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो वहां हम ये नहीं कहेंगे वो देश कंगाल हो जाएगा, फकीर हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, आर्थिक रूप से पिछड़ जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं। हो सकता है जनसंख्या ज्यादा बढ़े, ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, सभी जनसंख्या को रोजगार मिले और जनसंख्या जो है ज्यादा आए यानी पैसे कमाए, जिससे राष्ट्रीय आय देश की बढ़ जाए और देश की आर्थिक व्यवस्था जो है यानी आर्थिक विकास ज्यादा हो जाए। तो जनसंख्या वृद्धि का क्या होता है, धनात्मक प्रभाव भी पड़ता है, हाँ ऋणात्मक प्रभाव भी पड़ता है। ऋणात्मक प्रभाव कब पड़ेगा, जब जनसंख्या को रोजगार नहीं मिलेगा, जनसंख्या ज्यादा हो जाएगा, संसाधन कम हो जाएंगे, तो वहां क्या होगा, देश पर, देश की आर्थिक विकास पर, देश की अर्थव्यवस्था पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो जनसंख्या बढ़ने से देश में देश की आर्थिक विकास रुकती नहीं है, मतलब उस पर ऋणात्मक प्रभाव हमेशा नहीं पड़ता, उस पर धनात्मक प्रभाव भी पड़ता है। मैंने आपको जस्ट अभी बताया जनसंख्या बढ़ने से वो क्या होगा कि वहां के लोगों को, वहां की जनसंख्या को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा, सभी लोगों को रोजगार मिलेगा, सभी लोग कमाएंगे तो राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगा, जनसंख्या क्या होगा एक तरह से समृद्ध हो जाएंगे, तो राष्ट्रीय एकता भी बढ़ जाएगी, बहुत सारी चीज बढ़ेगी। तो इस तरह से वहां क्या होता है, धनात्मक प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा लाइन कह रहा है कि जनसंख्या और आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष और परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। यानी प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, कहने का मतलब ये हुआ जनसंख्या बढ़ेगी तो मतलब आर्थिक विकास पर डायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा, यानी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा, और इसके बीच जो संबंध होता है घनिष्ठ यानी काफी ज्यादा गहरा संबंध होता है। किसी देश का आर्थिक विकास का स्तर उस देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के उपयुक्त प्रयोग करने की विधि द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, यानी किसी भी देश का अगर आर्थिक विकास होता है तो उस देश में जो भी संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, पेट्रोल है, कोयला है, लोहा है, खनिज है, तांबा है, जो भी चीज है प्राकृतिक संसाधन, उसका सही यानी उपयुक्त प्रयोग, यानी उपयुक्त प्रयोग करने का मतलब यह हुआ कि सही इस्तेमाल करने से होता है। प्राकृतिक संसाधन है उसका गलत सलत इस्तेमाल कर लिए, उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किए, तो वहां क्या होगा कि देश के आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा, देश के आर्थिक विकास का जो स्तर है वो सही लेवल पर नहीं पहुंच पाएगा, वो लो हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि देश के पास जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसका सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए, सही ढंग से प्रयोग किया जाए, तभी देश का आर्थिक विकास हो पाएगा, तभी देश का आर्थिक विकास का स्तर ऊंचा जाएगा। ठीक है, प्रत्येक देश का उत्पादन स्तर, राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय, देश में उत्पादन क्रियाओं का संचालन, रहन सहन का स्तर का आदि सभी दशाएं उस देश की जनसंख्या के आकार, गठन और वितरण पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि वो देश की जनसंख्या का आकार कितना है, मतलब जनसंख्या कितनी है, कितना करोड़ जनसंख्या है, कितना लाख जनसंख्या, गठन कैसा है, जनसंख्या ग्रामीण है या फिर नगरीय है, उसका वितरण कैसा है, ग्राम में ज्यादा, बस्ती में ज्यादा लोग रह रहे हैं यानी ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है या फिर शहरीय जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या ज्यादा है, तो ये सब चीज पर डिपेंड करता है उस देश की उत्पादन स्तर, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगा जब नगरीय जनसंख्या ज्यादा होगा, प्रति व्यक्ति आय कम होगा जब नगरीय जनसंख्या कम होगा, राष्ट्रीय स्तर भी कम होगा, उत्पादन स्तर भी कम होगा, क्योंकि नगर का अगर विकास नहीं होगा तो उत्पादन स्तर भी गिरेगा। ठीक है, आय ज्यादा होगा जब जनसंख्या मतलब ज्यादा रोजगार प्राप्त रहेंगे, उन लोगों के पास ज्यादा रोजगार रहेगा। ठीक है, तो ये सारे चीज पर डिपेंड करता है, ये सारे चीज पर निर्भर करता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 10। समझ गए, जनसंख्या और विकास के बीच आपको ये पूछा गया अंतर संबंध, या अंतर नहीं, डिफरेंस नहीं, संबंध, ये दोनों के बीच कैसा संबंध है, यानी को रिलेट कैसे है, वो चीज आपको पूछा गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बता देता हूं ये क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। विश्व में निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है कि विश्व में निम्न जनसंख्या वाले या फिर जनसंख्या घनत्व यानी जनसंख्या घनत्व या जनघनत्व भी बोल सकते हैं। जन का मतलब होता है लोग, जन का क्या होता है मतलब लोग, जन घनत्व का मतलब होता है जन लोगों की
घनत्व यानी जो ये क्षेत्र है कौन कौन से क्षेत्र है, ठीक है। तो पहला क्षेत्र है ठंडा मरुस्थल, मध्य एशिया का भाग आता है, मध्य एशिया का शुष्क भाग जो आता है इसी में आता है। गर्म मरुस्थल ये भी जो क्षेत्र है मतलब इसी के अंतर्गत आते हैं। अत्यंत ठंडे मरुस्थल कनाडा का उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड, उत्तरी यूरोप इत्यादि क्षेत्र, ठीक है। तो ये सब जो है विश्व में निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। यहाँ की जनसंख्या निम्न जनसंख्या घनत्व है यानी निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं। इसको आपको याद रखना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव से यहाँ ऑब्जेक्टिव के रूप में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग इन करते लॉन्ग टाइप। वो दोनों जो था वो आपका शॉर्ट टाइप था, दोनों क्वेश्चन क्या था शॉर्ट टाइप। आपका लॉन्ग टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उस प्रकार आपको यहाँ बताना है और यहाँ आपको थोड़ा सा माइंड सेट कर लेना है कि इसका आंसर कैसे दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया लॉन्ग टाइप में, जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए, ठीक है। संगठन का मतलब क्या जानते हैं हम लोग, जनसंख्या संगठन यानी जनसंख्याओं का किसी भी आधार पर वर्गीकरण करके उसकी विशेषताओं का अध्ययन करना है, क्या कहलाता है, जनसंख्या संगठन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ जनसंख्या की ग्रामीण नगरीय संगठन पर आपको वर्णन करने के लिए कह रहा है, उस पर आपको फोकस करने के लिए कह रहा है। सिंपल सी बात है, जनसंख्या को ग्रामीण और नगरीय के रूप में बांट कर उसका अध्ययन करना, उसकी विशेषताओं के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन कहते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। जनसंख्या को निवास के स्थान यानी निवास स्थान के आधार पर अर्थात ग्रामीण और नगरीय रूप में वर्गीकृत कर उनकी विशेषताओं का अध्ययन करना जनसंख्या ग्रामीण नगरीय संगठन कहलाता है। जनसंख्या संगठन किसको कहते हैं, जनसंख्या के बारे में जानना, जनसंख्या को किसी भी बेस पर बांटकर उसकी विशेषताओं के बारे में जानना जनसंख्या संगठन कहते हैं। उसी प्रकार जनसंख्या को ग्रामीण और नगरीय के रूप में बांटकर जनसंख्या को निवास स्थान के रूप में बांटकर उसके आधार पर यानी निवास स्थान के आधार पर बांटकर उसकी विशेषताओं के बारे में जानना, उनके बारे में उनकी खूबी के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन कहलाता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग पढ़ाए प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। कहने का मतलब ये कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोग आते हैं वो प्राथमिक क्रिया में संलग्न रहते हैं। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत क्या आते हैं, कृषि क्षेत्र आते हैं, कृषि क्षेत्र यानी फार्मिंग वगैरह आते हैं, जबकि नगरीय जनसंख्या का अधिकतर भाग द्वितीयक तथा तृतीयक क्रियाओं में लगे रहते हैं, ठीक है। यानी नगरीय जनसंख्या का जो है वो कृषि कार्य से नहीं लगे रहते हैं। कृषि कार्य में से कौन जुड़े रहते हैं, जो गाँव में रहते हैं, बस्ती में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनकी जो प्राथमिक जो व्यवसाय है वो क्या है, किससे जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ है यानी प्राथमिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ। और नगर में जो जनसंख्या रहते हैं वो द्वितीयक कार्य करते हैं, तृतीयक कार्य करते हैं, ठीक है। द्वितीयक कार्य के अंतर्गत क्या आते हैं, यानी कच्चा माल से उपयोग की वस्तु तैयार करना, ठीक है। यानी कच्चा माल से उपयोग की वस्तु तैयार की जाती है जो क्रिया में, उसको बोलते हैं द्वितीयक क्रिया। और तृतीयक क्रिया के अंतर्गत क्या आते हैं, उत्पादन और विनिमय। उत्पादन यानी प्रोडक्शन, कोई भी चीज को बनाना, विनिमय का मतलब होता है परिवहन संचार, और क्या होता है मतलब परिवहन संचार और एक चीज आता है इसमें, ठीक है। यानी आपको बता दिया जाएगा तृतीय क्रिया के अंतर्गत, ठीक है। तो आपको ये सब चीज याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक होती है। पश्चिमी देश जो है, वेस्टर्न जो कंट्री है, वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष ज्यादा रह रहे हैं, जबकि हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियां ज्यादा रह रही है, ठीक है। लेकिन पश्चिमी देश में उल्टा है, वहाँ पुरुष ज्यादा रह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। नगरों का विकास होने से पहले संपूर्ण जनसंख्या गाँव में निवास करती थी। पहले नगर का विकास नहीं हुआ था, तो पहले जनसंख्या कहाँ रहती थी, नगर का विकास धीरे धीरे हुआ तभी तो यहाँ जनसंख्या है ना। लेकिन इससे पहले कहाँ रहती थी, तो इससे पहले ग्रामीण क्षेत्र में रहती थी। नगरीय जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि तथा ग्रामों से नगर की ओर यानी नगरों की ओर जनसंख्या के प्रवास के कारण होती है। यानी जनसंख्या के प्रवास के कारण नगरीय जनसंख्या कैसे होते हैं, नगरीय जनसंख्या कैसे होते हैं, जब ग्रामीण जनसंख्या नगर की ओर रोजगार की तलाश में जाते हैं, वहां जाकर के बस जाते हैं, तभी नगरीय जनसंख्या पनपते हैं, नगरीय जनसंख्या की संख्या बढ़ती है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि नगरों में रोजगार के अवसर, सामाजिक सुविधाएं तथा उच्च जीवन स्तर उपलब्ध होता है, जिससे ग्रामीण जनसंख्या नगरों की ओर आकर्षित होती है, ठीक है। सही बात है। नगर में जो शहर है वहाँ क्या होता है, लोगों को अच्छी प्रकार के यानी अच्छे तरह के रोजगार मिल जाते हैं, उनको अवसर मौका मिल जाता है, सामाजिक सुविधाएं मिल जाती है, कोई चीज़ का कमी नहीं होता है, स्कूल मिल जाता है, मतलब प्रशासन मिल जाता है, मेडिकल वगैरह मिल जाता है, हॉस्पिटल मिल जाता है, जो भी सुविधाएं है वो सारा चीज़ उनको मिल जाता है नगर में, ठीक है। तथा उच्च जीवन स्तर उपलब्ध होता है, जिससे ग्रामीण जनसंख्या नगरों की ओर आकर्षित होती है। आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों में, ठीक है। अब देखिए, आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या अधिक होती है तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में, पिछड़े देशों में जो है ग्रामीण जनसंख्या अधिक होती है। यानी आर्थिक दृष्टि से अमेरिका देखिए, जापान देखिए, वहाँ जो है आर्थिक दृष्टि से वो लोग काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं, यानी विकसित कंट्री है जापान, अमेरिका। तो वहाँ नगरीय जनसंख्या ज़्यादा है, क्या है, नगरीय जनसंख्या ज़्यादा है। और जो देश पिछड़ा है, थोड़ा सा विकास नहीं किया, जैसे कि बांग्लादेश को अगर ले लेंगे, तो वहाँ क्या है कि ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है, यानी आर्थिक
दृष्टि से पिछड़े देशों में ग्रामीण जनसंख्या अधिक होती है और नगरीय जनसंख्या कम होती है। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना है, जब भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो वो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन में लिखने के लिए आपको पीछे नहीं हटना है, अच्छी तरह से आपको कॉपी फुलफिल करनी है, अच्छी तरह से अच्छी राइटिंग बना करके आपको लिखनी है, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप इसमें लिखने में कंजूसी करेंगे या फिर कम पेज में लिखेंगे तो हो सकता है आपका नंबर वहाँ कट जाए। ठीक है, इसलिए आप लोग लिखने में कंजूसी नहीं करेंगे, इसलिए आपको अच्छी तरह से लिखनी है, अच्छी तरह से क्वेश्चन को डील करना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया कि विश्व के विभिन्न भागों में आयु लिंग में असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारकों तथा व्यावसायिक संरचना की विवेचना कीजिए। ठीक है, यानी विश्व में आयु लिंग में असंतुलन आ गया है। यानी आयु लिंग कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं का मतलब जो पुरुष की जनसंख्या बढ़ गई है तो कहीं स्त्रियों की जनसंख्या घट गई है, कहीं स्त्रियों की जनसंख्या घट गई है तो पुरुषों की जनसंख्या बढ़ गई है। मतलब जो सेक्स रेशियो जो है उसमें क्या हो गया, डिसबैलेंस आ गया। मतलब आयु लिंग में क्या हो गया, डिसबैलेंस आ गया, असंतुलन की स्थिति आ गई है। तो इसके लिए क्या क्या कारक उत्तरदायी है उसको आपको विवेचना करने के लिए कह रहा है, उसकी मतलब व्याख्या करने के लिए कह रहा है। ठीक है, व्यावसायिक संरचना इस पर क्या प्रभाव डालते हैं उसका भी मतलब एक तरह से विवेचना करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो आंसर आपको इस प्रकार लिखना है कि विश्व के विभिन्न भागों में आयु लिंग असंतुलन के निम्नलिखित कारक हैं। कोई तो कारक होंगे, तो सबसे पहला जो कारक है, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है माइग्रेशन यानी प्रवास जिसको बोलते हैं। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको क्या बोलते हैं, माइग्रेशन यानी प्रवास बोलते हैं। तो माइग्रेशन यानी यह जनांकीय गतिकी का महत्वपूर्ण घटक है, यानी महत्वपूर्ण कारक है जनांकीय गतिकी। ठीक है, नहीं जनसंख्या की गति यानी जनसंख्या किधर से किधर जा रही है। जनांकीय गतिकी मतलब एक बुक है, एक तरह से कॉन्सेप्ट है ये, जिसमें जनसंख्या की गति के बारे में पढ़ा जाता है। तो जनसंख्या किधर से किधर शिफ्ट हो रहा है, किधर से किधर मूव कर रहा है, किधर से किधर जाकर के बस रही है, वो सारा चीज इसमें पढ़ा जाता है जनांकीय गतिकी में। तो यह जनांकीय गतिकी का महत्वपूर्ण कारक है प्रवास यानी माइग्रेशन। ठीक है, प्रवास होगा तभी तो जनसंख्या गति करेगा, यानी जनसंख्या एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, जो किसी देश के लिंग अनुपात पर गहरा प्रभाव डालता है। लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो पर काफी ज्यादा मतलब इफेक्ट डालता है, यानी प्रभाव डालता है। प्रवासी के कारण प्रवास यानी प्रवासी के उद्गम के स्थान से, यानी प्रवासी के उद्गम स्थान तथा गंतव्य स्थान दोनों स्थानों के लिंग अनुपात में असंतुलन उत्पन्न कर देता है। यानी जो प्रवासी है, कोई भी आदमी, प्रवासी किसको बोलते हैं, जो प्रवास करता है। प्रवासी किसको बोलते हैं, जो प्रवास करता है। अगर कोई आदमी यहाँ से जाके विदेश में बढ़ जाए तो वो क्या कहलाएंगे, प्रवासी कहलाएंगे। ठीक है, तो उनके वो जो प्रवास किया, प्रवासी के प्रवास करने के कारण तो उसका उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान, उद्गम स्थान क्या हुआ, जो देश को छोड़कर वो जा रहे हैं, और जहाँ जाकर के बस रहे हैं वो क्या हुआ, गंतव्य स्थान। तो दोनों के लिंग अनुपात में क्या हो जाएगा, असंतुलन आ जाएगा। ठीक है, जहां जाके बसेगा वहां जाकर के उनकी संख्या बढ़ जाएगी। अगर वो पुरुष है तो वहां पुरुषों की संख्या बढ़ जाएगी, और जहां छोड़ के जा रहा है तो वहां पुरुषों की जनसंख्या घट जाएगी। तो जनसंख्या घटने बढ़ने से तभी ना मतलब इसमें अनुपात में, लिंग अनुपात में उतार चढ़ाव आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, दोनों स्थान में यानी प्रवासी के प्रवास करने के कारण उसके उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान दोनों स्थान में लिंग अनुपात में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिकांश विकासशील देशों में, खासकर अफ्रीकी और एशियाई देशों में बड़ी संख्या में पुरुष ग्रामीण क्षेत्रों से नगर की और रोजगार की खोज में प्रवास करते हैं। ठीक है, सही बात है, हमारे देश में भी है, बिहार में खास करके है कि यहाँ क्या करते हैं, पुरुष रोजगार की तलाश में कहाँ चल जाते हैं, नगर की ओर चल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रोजगार अच्छी चाहिए, अच्छा सुविधा चाहिए। तो यहाँ क्या होता है, विकासशील देशों में, खासकर अफ्रीका और एशिया की अगर बात की जाए, एशिया के अंतर्गत भारत आ जाते हैं एशियाई देशों में। ठीक है, तो बड़ी संख्या में पुरुष जो है ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कोई रोजगार नहीं मिलता तो चले जाते हैं कहाँ, नगर की ओर। वहां जाकर के मतलब रोजगार मतलब प्राप्त करते हैं, तो तथा क्या करते हैं, अपना आय अर्जित करते हैं, अपना आय का अर्जन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पुरुष ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार की तलाश में नगर की ओर चले जाते हैं। इससे गाँव में लिंग अनुपात में असंतुलन की पैदा हो जाती है, असंतुलन की स्थिति आ जाती है। ठीक है, भारत देश की अगर बात की जाए तो यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि रोजगार की तलाश में पुरुष जो है नगर की ओर चल जाते हैं। ठीक है, कहाँ, शहर की ओर, नगर की ओर चल जाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाता है कि लिंग अनुपात में असंतुलन यानी डिसबैलेंस आ जाती है। ठीक है, ये सबसे पहला कारक है, ये सबसे मजबूत कारक है, सबसे बेस्ट कारक है, सबसे बड़ा कारक है। ये सबसे अगर रोल रहता है जनसंख्या यानी जनसंख्या में परिवर्तन लाने का, यानी लिंग अनुपात में परिवर्तन लाने का, तो इसी कारक का रोल रहता है। ठीक है, यही कारक है प्रवास यानी माइग्रेशन। दूसरा जो कारक है जन्म दर तथा मृत्यु दर, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए दूसरा कारक है क्या, जन्म दर तथा मृत्यु दर। तो विकासशील देशों में शिशु मृत्यु दर बालिकाओं की अपेक्षा बालकों में अधिक होती है। विकासशील देश कौन है, भारत क्या है, विकासशील देश है। जो भारत देश है वो क्या है, विकासशील देश है, विकास कर रहा है। विकसित, विकासशील, अविकसित देश 3 प्रकार के होते हैं। विकसित देश जैसे कि अमेरिका, जापान वगैरह पूरा तरह से तरक्की कर लिया, विकसित देश है। भारत विकास कर रहा है तो ये क्या है, विकासशील देश है। अविकसित जो विकास नहीं किया, जैसे कि अफ्रीका के
बहुत सारे देश हैं जो विकास नहीं किया है, वो अविकसित के कंट्री में आएंगे, अविकसित के कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो विकासशील देशों में शिशु मृत्यु दर बालिकाओं की अपेक्षा बालकों में अधिक है। तो भारत में बालक के अपेक्षा बालिकाओं की जो मृत्यु दर वह कम है। मतलब यहाँ भारत में जो है शिशु मृत्यु दर जो है बालकों का ज़्यादा होता है, लड़के ज़्यादा मर जाते हैं यहाँ, क्योंकि भारत जो विकासशील देश है इसका कारण है। ठीक है, यानी भारत में विकासशील देश में बालिकाओं की संख्या कम होती है, मरने मतलब बालिकाओं की संख्या ज़्यादा है और बालकों की संख्या कम है। क्यों? क्योंकि शिशु मृत्यु दर यहाँ जो है क्या है, बालकों का अधिक है। क्या है? बालकों का अधिक है। क्या? और भारत जो है वह क्या है, विकासशील देश है, जिससे आयु लिंग में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। असंतुलन यानी डिसबैलेंस आ जाएगी, सिर्फ लड़की ही जन्म लेगा, सिर्फ लड़की ही बचेगी, सिर्फ लड़की ही बचेगी और लड़के का शिशु मृत्यु मतलब हो जाएगा, मतलब वो लड़के मर जाएंगे, बालक मर जाएंगे। तो वहाँ क्या होगा कि एक तरह से सेक्स रेशियो यानी जो लिंग अनुपात है उसमें डिसबैलेंस आ जाएगी। विकसित देश में जीवन की सभी अवस्थाओं में पुरुष मृत्यु दर स्त्री मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक होती है। विकसित देश जो है वहाँ क्या होता है कि विकसित देश में जीवन की सभी अवस्थाओं में पुरुष मृत्यु दर स्त्री मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक होती है। अब यहाँ देखिए, अब हमेशा विकसित देश जैसे कि जापान है, एक तरह से अमेरिका है, ठीक है, तो वहाँ सभी अवस्था में चाहे कोई भी सिचुएशन हो, वृद्ध अवस्था हो, शिशु अवस्था हो या फिर प्रौढ़ अवस्था हो, तो सभी अवस्था में पुरुष मृत्यु दर स्त्री मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब ज़्यादा पुरुष मर रहे हैं, ज़्यादा जेंट्स मर रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या मर रहे हैं, ज़्यादा मेल मर रहे हैं, फीमेल नहीं। ठीक है, इसका परिणाम यह होता है कि जन्म के समय पुरुषों की बड़ी संख्या उत्तरोत्तर कम होती जाती है और 30 वर्ष की आयु के बाद स्त्रियों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, यही मतलब एक रिजल्ट आ जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विकासशील देशों के समाज में स्त्रियों को गौण यानी नीच स्थान का समझा जाता है। ठीक है, नीच स्थान ही प्राप्त होता है, जिसके कारण उनमें प्रजनन के समय मृत्यु दर काफी ऊंची हो जाती है। अब देखिए ये लाइन को समझिए, विकासशील देश भारत क्या है, विकासशील देश है, तो भारत के समाज में क्या होता है, स्त्रियों को नीचा स्थान है, मतलब उनको ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है, उनको गौण समझा जाता है, नीचे कैटेगरी का समझा जाता है। ठीक है, जिस कारण उनमें प्रजनन के समय जब भी डिलीवरी होता है, जब बच्चे जन्म लेने लगते हैं, तो उस समय क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको नीचे स्थान का समझाने दें, मर जाने दो, आगे आएगा और भी आदमी है और भी दूसरा शादी करेंगे, दूसरा मतलब विवाह करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये मतलब सोच बनी हुई है ये समाज में, विकासशील देशों के समाज में। ठीक है, तो विकासशील देशों के समाज में एक प्रकार का मतलब ये सोच जो है बहुत घटिया सोच है, जिसमें स्त्रियों को जो है नीचा स्थान दिया जाता है, मतलब नीच स्थान का समझा जाता है और प्रजनन के समय उनकी मृत्यु दर को कम नहीं किया जाता, प्रजनन के समय उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये है जन्म दर तथा मृत्यु दर जो लिंग अनुपात में यानी आयु लिंग में असंतुलन कारक के रूप में रोल निभाता है, असंतुलन कारक के रूप में अपना मतलब जो रोल है वो अदा करता है। ठीक है, असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारक दो कारक है, प्रवास, दूसरा कारक है जन्म दर तथा मृत्यु दर। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन के रूप में क्या पूछा गया था, व्यवसायिक संरचना की विवेचना कीजिए तथा, मतलब यही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है लेकिन दो क्वेश्चन इसमें देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, तथा व्यवसायिक संरचना की विवेचना कीजिए। तो चलिए व्यवसायिक संरचना बचा हुआ उसका भी विवेचना हम लोग कर लेते हैं। तो व्यवसायिक संरचना, ठीक है, तो व्यवसायिक संरचना में 15 से 59 वर्ष से आयु वर्ग की पुरुष तथा महिला दोनों कार्यरत हैं। तो व्यवसायिक संरचना के अंतर्गत क्या आते हैं, 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग की जो भी जनसंख्या होंगे, चाहे वो लेडीज हो या फिर जेंट्स हो, वो लोग आते हैं, वो लोग अपना कार्य करते हैं, अर्थव्यवस्था में अपना कार्य जारी रखते हैं, जो कृषि क्षेत्र, निर्माण तथा विनिर्माण उद्योग में संलग्न है, मतलब लगे हुए रहते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार खाड़ी के देशों में, यानी खाड़ी के देशों में, खाड़ी जो मतलब है इसके अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं। ठीक है, खाड़ी युद्ध मतलब ये इराक का युद्ध खाड़ी युद्ध कहता है ना। तो एक सर्वेक्षण के अनुसार खाड़ी के देशों में पुरुष जनसंख्या महिला जनसंख्या से अधिक है, क्योंकि उन देशों में रोजगार के लिए प्राय पुरुष ही प्रवास करते हैं। ठीक है, यानी खाड़ी के देशों में पुरुष जनसंख्या, यानी खाड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों में हो जाएगा, सॉरी, खाड़ी देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में, खाड़ी देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष की जनसंख्या महिला जनसंख्या से अधिक है, क्योंकि उन देशों में रोजगार के लिए प्राय पुरुष ही प्रवास करते। ठीक है, महिला की संख्या अधिक है, सॉरी ये लाइन आपको समझ में नहीं आएगा। एक सर्वेक्षण के अनुसार खाड़ी के देशों में पुरुष जनसंख्या महिला जनसंख्या से अधिक है, क्योंकि उन देशों में रोजगार के लिए प्राय पुरुष ही प्रवास करते हैं। तो ये लाइन को आप मत मानिए, मेरा एक बात है, क्योंकि ये लाइन में थोड़ा सा मिस्टेक है। ये एक सर्वेक्षण हुआ था जिसमें यह पता चला था कि खाड़ी के जितने भी देश हैं तो वहाँ पुरुषों की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में कम है और महिलाओं की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है, क्योंकि पुरुष जो हुआ प्रवास कर जाते हैं, मतलब रोजगार की तलाश में। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन है, ये आपका क्या था, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के रूप में अगर आपको पूछा जाए तो आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा और अच्छी खासी आपको कॉपी लिखनी है, अच्छी तरह से कॉपी आपको फुलफिल करनी है। अच्छा
अच्छा तरह से हैंड राइटिंग बना करके आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन करें। ठीक है, सिंपल सी बात है, जनसंख्या का ग्रामीण नगरीय संगठन किसको बोलते हैं, इसके डेफिनेशन आपको लिख देना है। उसके बाद डिटेल में थोड़ा सा वर्णन कर देना है, डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, उस तरह से आपका आंसर फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा विश्व में निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जनसंख्या और विकास के बीच कैसा संबंध है, ये चीज़ को हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ा। ठीक है, अब देखिए पहला वाला वीडियो में हम लोगों ने सब शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पढ़ा था कि क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। ठीक है, उससे पहले ग्रामीण जनसंख्या तथा नगरीय जनसंख्या में अंतर स्पष्ट करें, साक्षरता क्या है, विश्व औसत, लिंग अनुपात क्या है, निम्न लिंग अनुपात वाला देश का है, लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। ठीक है, आयु संरचना का क्या महत्व है, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। तो चैप्टर 3 जनसंख्या संगठन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन डन हो गया, दोनों प्रकार का, लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप। आगे आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी MCQ, उसके बाद हम लोग चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।